हाय बच्चों, अगेन वेलकम टू बायो कलर्स विद चारू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे लिविंग वर्ल्ड और जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जहाँ पे हमने बायोडाइवर्सिटी तक कवर किया था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जो जो स्लाइड्स हमने कवर की थी। ये देखिए, मैंने आपको डिफाइनिंग क्राइटेरियाज बता दी थी, नॉन डिफाइनिंग क्राइटेरियाज बता दिए थे और उनमें कौन कौन फिट होता है ये सब भी बता दिया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी पे छोड़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो अबव 7 मिलियन स्पीशीज हैं, जिसमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन डिस्कवर हो चुके हैं और बाकी अभी बची हैं, है ना। अब सोचो, इतनी सारी स्पीशीज, क्या हम हर स्पीशीज का नाम याद रख सकते हैं? चंकू मंकू बंदर बिल्ली याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो इतनी सारी स्पीशीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ एक ब्रांच बनाई गई है जो क्या करती है, उन सारी स्पीशीज का क्लासिफिकेशन कर देती है ना। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ कैटेगरीज बनाओ और उन कैटेगरीज में उन ऑर्गेनिजम्स को फिट कर दो, ठीक है। अब वो कैटेगरीज क्या है और क्या क्या आता है और कौन डील करता है इस ब्रांच को, तो हम पहले वो देखेंगे। तो जो ब्रांच हमारी ग्रुपिंग को या फिर क्लासिफिकेशन को डील करती है वो हमारी ब्रांच है टैक्सोनॉमी। अब मैं यहाँ आपको एक ब्रांच बताने वाली हूँ जो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेती है। जैसे घर में बड़े लोग होते हैं ना, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, ऐसे ही यहाँ पे हमारी एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी, ठीक है। और ये टैक्सोनॉमी क्या करती है, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेती है। कौन सी सब चीज़ों की? ये बोलती है कि जो जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनके क्लासिफिकेशन की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, है ना। क्लासिफिकेशन की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो टैक्सोनॉमी के अंदर बेसिकली तीन चार चीजें इंक्लूडेड है। क्या क्या करना होता है टैक्सोनॉमी में? तीन चार चीजें इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले करना होता है आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं, उनको हम देखते हैं, समझते हैं और ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद किया जाता है उनका नॉमेनक्लेचर, नामकरण, है ना। नाम देना भी जरूरी है। तीसरे उनका किया जाता है क्लासिफिकेशन कि उनको उठाओ और एक कैटेगरी में क्या कर दो, फिक्स कर दो। अब टेक्सोनोमी समझाने के लिए ना मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ और उस एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली टेक्सोनोमी होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉटल है ना। अच्छी नहीं बनी है बच्चों ये तो, पर ठीक है, तुम काम चला लेना, टेढ़ी मेढ़ी है थोड़ी, बट तुम समझ जाना। ये मेरे पास एक बॉटल है ना, और ये बॉटल की कैप है। अब क्या हुआ, स्टोरी सुनो। ये है एक शॉप, ये क्या है, एक शॉप है। और मैं इस शॉप के अंदर जाती हूँ, ठीक है। शॉप के अंदर जाने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे देखी, है ना। बहुत सारी चीजें देखने के बाद मैंने ये बॉटल उठाई। बॉटल उठा के और मैं लेकर जाने लगी शॉप के ओनर के पास। मैंने उनसे पूछा, भैया बॉटल कितने की है? उन्होंने बोला, मैम ये बॉटल है 100 रुपीज की। कितने रुपीज की? 100 रुपीज की, ठीक है। 100 रुपीज की बॉटल लगी मुझे बहुत ज्यादा महंगी। मैंने कहा, यार भैया ये तो बहुत ज्यादा महंगी है, आप एक काम करो, आप इसको अपने पास ही रखो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, उनको ये बॉटल वापस देके आ जाती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए आपकी बॉटल, आप रखो, है ना, ठीक है। और मैं वो दुकान से चली जाती हूँ, मैं चली गई। अब दुकानदार क्या करता है, दुकानदार सोचता है, अरे यार इस बॉटल को वापस उसकी जगह पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ एक काम कर रहा है उसका वर्कर, ठीक है। ये अपने वर्कर को बुलाता है और बोलता है, इधर आओ, ये उसका वर्कर है, इधर आओ और ये बॉटल लेके जाओ और इसको जहां था वहीं रख दो, ठीक है। अब मान लीजिए दुकानदार ने इसको ये नहीं बताया कि ये बॉटल है, इसने इसको बोला कि आप ये सामान लेके जाओ और ये जहां रखा था वहीं रख दो, है ना, या इसको अरेंज कर दो या फिर इसको जाके रख दो, ठीक है। अब जो बंदा है ना, ये जो बंदा है ये करेगा टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमिस्ट है, ठीक है। ये आपका टैक्सोनॉमिस्ट है, ये करेगा टैक्सोनॉमी। अब इसी को सब काम करना है। अभी क्या करेगा, ये सोचेगा, पहले देखेगा, यार ये क्या दिख रहा है, मतलब किस तरह की दिखती है ये चीज। तो वो देखेगा कि ये चीज तो कुछ बॉटल जैसी दिखाई दे रही है ना। पहले से उसे पता चल गया कि ये चीज बॉटल जैसी है, इस तरह की कोई चीज होती है, ठीक है। फिर ये देखेगा कि ये प्लास्टिक की बनी है, स्टील की बनी है, किसकी बनी है। तो ये देखेगा ये बॉटल किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। प्लास्टिक की देखने के बाद ये देखेगा कि ये 1 लीटर की बोतल है, हाफ लीटर की बोतल है, 2 लीटर की बोतल है। मान लीजिए ये बोतल 1 लीटर की है, ठीक है। इसने ये भी देख लिया। अब उसके बाद ये देखेगा क्या इस पर कोई ब्रांड स्लिप लगी हुई है।
तो वो यहाँ पे क्या देखने वाला है, ब्रांड स्लिप देखने वाला है। ठीक है, अब उसने ये सारी चीजें देखी, ये सारी चीजें उसने देख ली, तो ये जो सब उसने देखे ना, ये है उस बॉटल के कैरेक्टर्स, ये क्या है, उसके कैरेक्टर्स है। ठीक है, अब कैरेक्टर्स देखने के बाद इसने इस बॉटल को उठाया और चला गया रखने। ठीक है, वहां उसने सर्च किया कि हाँ ये बॉटल है, तो मैं बॉटल वाली सेक्शन में जाता हूँ, प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक की बॉटल वाले सेक्शन में जाता हूँ, फिर 1 लीटर की है तो मुझे 1 लीटर वाले के साथ ही रखना पड़ेगा इसको। अब ब्रांड भी देख लेता हूँ, कौन सी ब्रांड की है तो उन्हीं के साथ रख देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसने जो काम किया वो टैक्सोनॉमिस्ट का काम किया है ना, उसने कैरेक्टर्स देखे और उसके अकॉर्डिंग इस बॉटल को पूरे रैक में क्लासिफाई कर दिया है ना। माना इसने यहाँ पे नामकरण नहीं किया क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था ये बॉटल है। ठीक है, अब ऐसे स्पीशीज का क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है, जब भी कुछ नई स्पीशीज मिलते हैं तो साइंटिस्ट को देखते हैं, एनिमल है, प्लांट है, बैक्टीरिया है, क्या है, हाँ हाँ एनिमल जैसा लग रहा है। ठीक है, अब एनिमल जैसा लग रहा है तो फिर चलो और कैरेक्टर्स देखते हैं, और कैरेक्टर्स मिल गए, मान लीजिए उसके 4 पैर हैं। ठीक है, अच्छा ये तो 4 पैर वाले एनिमल्स में आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर्स देखे, इस कलर का है, यहाँ पाया जाता है, ये इसकी हैबिटेट है, उसके बारे में पूरा सर्च करेगा और फिर उसकी टैक्सोनॉमी कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली टैक्सोनॉमी के अंदर यहाँ पे उसने क्या क्या किया, उसने क्या क्या किया वो हमें देखना है। तो देख लीजिए क्या क्या किया। सबसे पहले उसने कैरेक्टर्स देखे, कैरेक्टर्स देखने के बाद, कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन किया, उसको पहचाना। ठीक है, पहचानने के बाद अब क्योंकि न्यू स्पीशीज है तो उसका नाम दिया, नामकरण किया, और फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, उसको एक कैटेगरी में फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा टैक्सोनॉमी। अब ये जो टैक्सोनॉमी टर्म थी, ये जो टैक्सोनॉमी टर्म थी, ये ए पी डी कैंडोले नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, एपीटी कैंडोले नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। और टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो कौन है, कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस। ये टैक्सोनॉमी की टर्म इन्होंने दी और फादर ये है। ठीक है, टैक्सोनॉमी के अंदर होता क्या है, क्लासिफिकेशन होता है, ग्रुपिंग होती है। टैक्सोनॉमी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको अपनी अलमीरा में कपड़े अरेंज करने हैं तो आपके पास प्रॉपर सेक्शन होते हैं, हाँ ये वाला सेक्शन शर्ट का है, ये वाला कुर्ते का है ना। या फिर किचन में आपको बर्तन अरेंज करने हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कटोरी रखनी है, यहाँ पे ग्लास रखने हैं, यहाँ पे प्लेट्स रखनी है, तो आपने क्या कर दी, टैक्सोनॉमी कर दी, ग्रुपिंग कर दी, सब कुछ पहचाना, कैरेक्टर्स देखे, आइडेंटिफाई किया, प्लेट को नाम दिया और उसको उसकी जगह पे रख दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो टर्म है ना, उसी के अंदर उसका मतलब छिपा हुआ है। टैक्सोनॉमी टर्म आई है जिसके अंदर 2 वर्ड्स मिले हुए हैं, टैक्सिस और नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंज करना, टैक्सेस का मतलब होता है अरेंज करना, और नोमोस का मतलब होता है रूल्स। हाँ, कुछ रूल्स देखेंगे कि प्लेट वाला सेक्शन है तो उसे प्लेट वाले में ही रखना है, वरना मम्मी वही प्लेट फेंक के मारेगी। ठीक है, तो हम कुछ रूल्स देखते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं। और इस अरेंजमेंट में हमने 4 चीजें की, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी के बाद एक और ब्रांच आई, एक और ब्रांच आई, और उस ब्रांच का नाम था क्या, सिस्टमैटिक्स। उस ब्रांच का नाम था सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक्स ने बोला भाई मैं तो तुमसे भी ज्यादा एडवांस हूँ, तुमने टैक्सोनॉमी कर तो दी, तुमने अरेंजमेंट कर तो दिया, पर तुम एक चीज देखना भूल गए, और मैं वो चीज को नहीं छोड़ूंगा, है ना, मैं वो चीज भी देखूंगा। और वो चीज क्या थी, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब, फाइलोजेनी मतलब ये होता है कि जो नई स्पीशीज तुम्हें मिली है, मैं उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी पता लगाऊंगा कि पास्ट में किसका ये रिश्तेदार है, किसका नहीं है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया, किससे बना है, कौन कौन इसके पूर्वज हैं, कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन दादा है, कौन दादी है, सबके बारे में मैं पता लगाऊंगा। तो इसने बोला तुमने तो अरेंजमेंट तो कर दिया, पर तुमसे बेटर अरेंजमेंट मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी वाली चीजों को तो मैं यूज करूंगा ही, बट साथ में फाइलोजेनी को भी लूंगा। अब फाइलोजेनी में उसने क्या लिया, उसने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखे और फिर स्पीशीज का अरेंजमेंट किया। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, सिस्टमैटिक्स में ये होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म का पास्ट रिलेशन भी देखते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन कौन उसके रिश्तेदार हैं, सब कुछ है ना, और फिर उसका वही आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, सब कुछ। ठीक है, सेम वही प्रोसेस चलता है। अब सिस्टमैटिक्स जो टर्म है इसका भी एक मीनिंग है, इसका भी एक मीनिंग है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। इसका मीनिंग है सीक्वेंस, कि ये वो सीक्वेंस देखना चाहता है जहां से ये ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है ना, मतलब बेसिकली इसके रिश्तेदारों को देखना चाहता है। ठीक है, सिस्टमैटिक्स जो टर्म है बेटा,
सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो कैरोलस लीनियस ने दी थी। अब डिफरेंस याद रखिएगा, यहाँ पे टर्म कैरोलस लीनियस ने दी है, टैक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लीनियस थे, टर्म किसी और ने दी थी, ठीक है। अब सिस्टमैटिक्स जो है वो एक लैटिन टर्म है, लैटिन लैंग्वेज की टर्म है, और इसका मतलब होता है सिस्टमा यानी कि सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो पार्ट था ये था टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ एक चीज यहाँ पे, जो टैक्सोनॉमी का पार्ट है जो हमें डिटेल से पढ़ना है, और वो पार्ट है क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी हमने देख लिया, डिफरेंस देख लिया, अब यहाँ पे हमें देखना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या चीज है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये चीज है कि ये किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे देती है। क्या दे देती है, साइंटिफिक नेम दे देती है। अब साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है और हमें इसका क्या करना है। अब देखो, हर चीज का नाम हर कंट्री में चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे टॉफी लेंगे, कहीं पे आपको कैंडी बोलना पड़ेगा, कहीं पे आपको हिंदी में कुछ और बोलना पड़ेगा, यहाँ पे आप इसको पेन बोल रहे हैं, वहां आपको शायद कुछ और बोलना पड़े। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम या किसी स्पीशीज का नाम हर कंट्री वाइज या लैंग्वेज वाइज चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टमाटर को टमाटर बोलती हूँ, कोई और देश में टमाटर को कुछ और बोलते हो, है ना, या कोई और भाषा में टमाटर को कुछ और बोलते हो, फिर मैं क्या करूंगी, मान लीजिए मैं चली गई हूँ स्पेन में चली गई हूँ, या फिर पेरिस चली गई हूँ, या कहीं भी चली गई हूँ, अब वहां पे मुझे टमाटर तो दिख रहे हैं पर मुझे ये नहीं पता टमाटर को बोलते क्या है, समझ रहे हैं। तो साइंटिफिक नेम इसलिए जरूरी होता है कि वो ओवरऑल वर्ल्ड आप कहीं भी जाएंगे, पूरे संसार में कहीं भी चले जाओ, अगर चाइना है, कहीं भी है, कोई भी देश है, स्पेन है, जापान है, कहीं भी है, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड सेम रहेगा, और वो कौन सा नाम है, वो साइंटिफिक नेम है, ठीक है। मान लीजिए किसी नेम का मैं साइंटिफिक, किसी चीज का मैं साइंटिफिक नेम दे दूं, मैंगो का नेम दे दिया मैंने मैंजिफेरा इंडिका, अब आप चाहे स्पेन में जाओ वहां जाके बोलो मैंजिफेरा इंडिका, तो वो भी आपको वही देगा, ठीक है। कहीं भी आप चले जाओ साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहता है। तो ये एडवांटेज है साइंटिफिक नेम का कि इसमें भाषा की परेशानी नहीं होती, इसमें देश की परेशानी नहीं होती। हमें क्या करना होता है, बस एक पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट का या उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम याद रखना होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड हम उसका वो नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम का जो प्रपोजल है, बेटा, यानी कि जो आइडिया है, साइंटिफिक नेम का जो आइडिया था वो हमें किसने दिया था, कैस्पर बॉर्न नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, कैस्पर बॉर्न नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने बोला मैं अपनी आइडिया अपनी पाइनेक्स बुक में लिख रहा हूँ, जो बुक थी पाइनेक्स, ये ये पॉइंट थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, अगर आप नहीं याद करना चाहें तो इट्स ओके, बट मैं आपको बता रही हूँ कि प्रपोजल किसने दिया था, कैस्पर बॉर्न ने दिया था, बट इसका क्रेडिट कोई और ले गया। यानी कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो प्रिंसिपल्स थे वो किसने दिए, कैरोलस लीनियस। बोलोगे मैम आज इसके अलावा कोई साइंटिस्ट पढ़ा हो गया, नहीं, कैरोलस लीनियस ही आ रहा है पूरी जगह पे। तो इसने क्या दिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स दिए थे, और इसने बोला मैं अपने रूल्स को अपनी एक बुक में लिख रहा हूँ जिसका नाम है फिलोसफी ऑफ बॉटनी का। इसने कहा मैं अपने रूल्स को अपनी एक बुक में लिख रहा हूँ और उस बुक का नाम है फिलोसफी ऑफ बॉटनी का, और ये इसने 1751 में लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट्स का जो था, प्लांट्स के लिए रूल उसने एक बुक में लिखे, स्पीशीज प्लांटेरा 1753 में, और एनिमल्स के लिए उसने दूसरी बुक यूज की और वो थी सिस्टमा नेचरी। अब ये सब काम कैरोलस लीनियस ने कर दिया, कुछ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया, नाम देके वो कर दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे दिया, प्लांट्स का इस बुक में दे दिया, एनिमल्स का इस बुक में दे दिया, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसे ही नहीं कर सकते, है ना, मतलब ऐसा नहीं है मेरा मन आया मैं इस चीज को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे दूं, इसका नाम दे दूं, ऐसा हम नहीं कर सकते। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स या फिर कुछ कोड्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। अब प्लांट्स के लिए वो कोड देने वाली ब्रांच अलग है, एनिमल्स के लिए वो कोड देने वाली ब्रांच अलग है, बैक्टीरिया के लिए कोड देने वाली ब्रांच अलग है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो ये कोड देती है, जैसे ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि जूलॉजी में कौन आते हैं, मैं आती हूँ क्या, मैं हूँ जूलॉजी में, हाँ भाई मैं भी हूँ। तो जूलॉजी में कौन आता है, बेसिकली एनिमल्स आते हैं, मैम एनिमल हो आप, हाँ मैं एनिमल हूँ, ठीक है। तो जूलॉजी में
एनिमल्स का बताया जाता है, तो ICZN बताती है कि एनिमल्स का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको इस तरह से देना है कि इसके रूल है, ठीक है। फिर ICBN है एक ब्रांच, जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये बॉटनिकल, बॉटनी में क्या आता है, पेड़ आते हैं, तो बॉटनी वाली ब्रांच बताती है किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब ऐसे और भी ब्रांचेस होती हैं, जैसे ICVCN, वायरस के क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के लिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो याद रखना है, ICZN और ICBN, जो हमारे NCERT में भी मेंशन्ड है। तो ये वो कोड्स प्रोवाइड करेंगी जिनसे क्या किया जा सकता है, नोमेनक्लेचर किया जा सकता है बेसिकली। अब बेसिकली हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए क्या करने हैं, रूल समझने हैं। कौन सा नोमेनक्लेचर है हमारा, बायनोमियल। बायनोमियल मतलब उसमें दो नाम दिए जाएंगे, बाय मतलब क्या होता है, टू, तो उसका जो नाम है उसमें दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। अब वो दो पार्ट्स क्या है, यहां से मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये हमारा मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अब रूल्स क्या क्या है वो आपको इस नाम से समझने हैं। सबसे पहला रूल ये है कि किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नेम में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वो दो पार्ट्स क्या है, पहला जो पार्ट है वो होता है जीनस, जीनस, और सेकंड जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। या आप ये भी कह सकते हैं कि पहला जो वर्ड होता है वो बताता है जीनस, और दूसरा जो वर्ड बताता है वो बताता है स्पीशीज को। दूसरी बात, ये तो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि ये एक वर्ड है बेटा, है ना, ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ठीक है। ये जो वर्ड्स लिए जाएंगे ये लैटिन लैंग्वेज से लिए जाएंगे, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन सी लैंग्वेज के वर्ड्स लेता है, लैटिन लैंग्वेज के लेता है, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, उसमें ना कोई वर्ड्स ऐड होते हैं ना कोई वर्ड्स रिमूव होते हैं, तो लैटिन लैंग्वेज ली जाती है। तीसरा रूल क्या है बेटा, कि ये जो एक वर्ड है ना, एक वर्ड है, इसमें जो अक्षर हैं, जो लेटर्स हैं, वो 3 से लेकर 12 तक होने चाहिए, ठीक है। लेटर्स कितने होने चाहिए, 3 से 12 लेटर्स होने चाहिए। 100-200 लेटर्स वाला नाम नहीं होना चाहिए, बहुत ही बड़ा नाम दे दिया, प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा, हम तो फंस ही गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चौथा रूल क्या है, कि जो जीनस है, ये जो जीनस है, ये बोल रहा है भाई मैं बड़ा हूं, है ना, मेरी इज्जत होनी चाहिए, तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेटर कौन है, एम, वो हमेशा कैपिटल आएगा बेटा। जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है, ठीक है। और बाकी सारे लेटर्स छोटे आएंगे, यानी कि स्पीशीज के जो लेटर्स हैं वो छोटे आएंगे और जीनस के बाकी लेटर्स छोटे आएंगे, बस जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, ठीक है। फिफ्थ रूल हमारा ये कहता है, फिफ्थ रूल हमारा क्या कहता है, फिफ्थ रूल ये कहता है भाई कि अगर आप साइंटिफिक नेम को हाथ से लिख रहे हो तो आपको जीनस को भी और स्पीशीज को भी सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। एक साथ अंडरलाइन कर दिया तो गलत, ठीक है। सेपरेटली आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। अब मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैम, मुझे तो अंडरलाइन करना ही नहीं, मैं तो टाइप करूंगी, ठीक है। या फिर कोई आपको दे रहा है साइंटिफिक नेम लिख के या फिर टाइप करके, फोटो कॉपी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो उसमें तो टाइप होता है, उसमें क्या करेंगे, अब उस केस में क्या किया जाएगा, ये जो नेम्स हैं सारे ये इटैलिक्स में प्रिंट होंगे, इटैलिक्स में प्रिंट होंगे, ठीक है। तो जब प्रिंट किया जाएगा इटैलिक्स में किया जाएगा, हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इटैलिक्स वो वाली होती है, टेढ़ी मेढ़ी भाषा होती है ना, इस तरह से कुछ, ठीक है, तो इटैलिक्स में प्रिंट होंगे। अगला रूल ये है बेटा कि मान लीजिए कोई 2-3 साइंटिस्ट अलग अलग जगह काम कर रहे थे, है ना, और उन्होंने एक ही स्पीशीज के, एक ही चीज के अलग अलग साइंटिफिक नेम दे दिए, है ना। मान लीजिए कि मैंगो का ही मैंजीफेरा इंडिका दे दिया किसी ने, और कोई और नाम दे दिया किसी ने, कोई और नाम दे दिया किसी ने, तो फाइनल साइंटिफिक नेम कौन सा होगा, फाइनली हम किसको चूज करेंगे, फाइनली हम उसको चूज करेंगे बेटा जो सबसे पहले दिया गया होगा। मान लीजिए मैंजीफेरा इंडिका दिया गया है 1958 में, एक और मैंगो का दूसरा नाम दे दिया 1959 में, एक और दे दिया 1960 में। तो बेसिकली सबसे पहले 1958 में दिया गया था ना, तो हम इसको चूज करेंगे, और इन सारे नाम को हम बोलेंगे सिनोनिम, यानी कि ये तो पर्यायवाची थे, ये तो क्या थे, पर्यायवाची थे। मेन साइंटिफिक नेम तो कौन सा है, जो सबसे पहले दिया गया। तो इस तरह से बेटा ये कुछ रूल्स थे जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते टाइम याद रखने होते हैं। एक और रूल है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए किसी साइंटिफिक नेम के पीछे ऑथर का नाम दिया जाता है, मान लीजिए मैं मैंजीफेरा इंडिका के पीछे लिख रही हूँ ऑथर का नाम, ठीक है, तो ये ना तो अंडरलाइन होगा
और ना ही इटैलिक्स में प्रिंट होगा। तो ना इसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं ना अंडरलाइन करते हैं, बस सिंपली सिंपली लिख देते हैं। ठीक है, लीनियस डॉट भी लिखा जा सकता है, एल डॉट भी लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। इस तरह से बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम देते हैं और उसकी स्टडी को क्या बनाते हैं, इजी बनाते हैं, ताकि वर्ल्ड वाइड हमें उसके बारे में कहीं भी जानना हो तो हम उसको एक ही नाम से बोल सके और उसकी वजह से हमें उसका एडवांटेज मिल सके। ठीक है, बाय का मतलब वैसे ही टू होता है, तो आप लोग ये तो ध्यान रख सकते हैं कि इसमें दो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो पार्ट्स होंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है चारू शर्मा, दो पार्ट्स है। ठीक है, कोई और नाम ले लेते हैं पिंकी शर्मा ये वो सो, ठीक है, तो वो नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर में अप्लाई नहीं होता। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी बेटे, कि वो दूसरी चीज क्या है, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एनिमल्स की जो ब्रांच है, एनिमल्स के नाम कौन डिसाइड करती है, आईसीजेडएन। वो एक चीज को और अलाउ करती है और वो चीज है टोटोनिम। टोटोनिम, टोटोनिम अलाउ करती है। इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम है उसके जीनस भी और स्पीशीज भी सेम हो सकते हैं। जैसे रेट का नाम क्या होता है, रेटस, रेटस। ठीक है, मान लीजिए गुरिल्ला का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम बता रही हूँ बेटे मैं आपको, गुरिल्ला, गुरिल्ला। ठीक है, साइंटिफिक नेम है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जीनस भी सेम है, स्पीशीज भी सेम है, दोनों नाम सेम है। ऐसा सिर्फ एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर में अलाउड होता है, प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर में अलाउड नहीं होता। एक और बहुत ही, ये तो आपने बहुत सुना होगा, कोबरा का जो साइंटिफिक नेम है नाजा, नाजा, ऐसा कुछ गाना भी है शायद, नाजा नाजा, है ना। छोड़िए, तो ये क्या करना है, ऐसा एक साइंटिफिक नेम जो हम देते हैं आईसीजेडएन में जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, ये टोटोनिम को अलाउड करता है। टोटोनिम मतलब जीनस और स्पीशीज का नाम यहाँ पे सेम है। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि एक जीनस, जीनस सेम है और स्पीशीज एक से ज्यादा है, तो हम उसको पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं। पॉलीटाइपिक जीनस, पॉलीटाइपिक जीनस का जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे लायन का नाम होता है क्या, पैंथेरा लियो, है ना। ऐसे टाइगर का नाम क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस। टाइगर मुंह में भी टिग्रिस बोल देना जाके। ठीक है, ऐसे में एक और नाम ले देती हूँ, पैंथेरा पार्डिस। ठीक है, तो ये क्या है, साइंटिफिक नेम है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पीशीज नेम तो अलग है, बट सभी में जीनस का नेम क्या है, सेम है। सब में जीनस का नेम सेम है। तो बेटा जब एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज आती हैं, उसे हम पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था ये कुछ पार्ट। आई होप जितना आप लोगों ने पढ़ा है आप लोगों को समझ आया होगा और इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट जो आपका बचा है वो है टेक्सोनॉमिक हायरार्की और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय।